साथियों, मैं WRPC के इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं सुशील कुमार, लीगल एडवाइजर WRPC। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका अर्थ ये होता है कि संविधान के द्वारा जो रेमेडीज दी गई हैं, जो उपयोगिताएं दी गई हैं, उनको हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। जो लीगल रेमेडीज है, बेसिकली लीगल रेमेडीज की यहाँ पर बात की जा रही है। तो हमारा संविधान, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हमारे संविधान में यदि हम अपने मौलिक ड्यूटीज, इन सब के बारे में बात करते हैं, तो सिर्फ मौलिक अधिकार संविधान में लिख देने से ही काम नहीं चलता है या कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता है हमारे संविधान का या संविधान बनाने वाली संविधान सभा का। तो यदि किसी लॉ को इन्फोर्स करने के बाद उसका वायलेशन हो और अगर उसका प्रावधान, पनिशमेंट का प्रावधान ना हो, तो फिर वो लॉ इन्फोर्स कराना बेकार माना जाता है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि यदि किसी भी कानून को बना दिया गया और लागू कर दिया गया, लेकिन यदि उस कानून का उल्लंघन किया जाए तो कोई सजा नहीं है या फिर कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं दिया गया है कि उस व्यक्ति को पनिश किया जा सके, दंडित किया जा सके, तो उस स्थिति से निपटने के लिए हमारी संविधान सभा ने हमारे आर्टिकल 32 से लेकर आर्टिकल 35, जो कि हमारे संविधान में लिखित हैं, भारत के संविधान में, इसके अनुसार जो रेमेडीज दी कि यदि मौलिक अधिकारों को कोई व्यक्ति या समाज या फिर कोई दबंग व्यक्ति या सरकार या फिर कोई संस्था आदि, इनमें से कोई भी अगर किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति विशेष के अधिकारों का उल्लंघन करता है या उनका उल्लंघन होता है, तो कानून के अंदर क्या प्रावधान है जिसके तहत हम जल्द से जल्द न्याय पा सकें और सामने वाले व्यक्ति को जो दंडित किया जा सके कानून के समक्ष। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 32, जिसके बारे में कल हमने डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट, यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति के पास यह अधिकार है कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया जा सकता है, और जब व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेगा तो वो उसका अधिकार होगा। अब सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना कोई आसान काम नहीं है। तो सारी जो प्रोसीजर है, जो सारा क्रियाकलाप है, जो सारे रास्ते हैं, उनको शॉर्ट करके डायरेक्ट हाई कोर्ट आर्टिकल 32 में मौलिक अधिकारों के हनन के लिए पिटीशन फाइल की जा सकती है। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है, कानूनी नहीं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और पीड़ित व्यक्ति किसी वकील साहब के थ्रू या फिर इन पर्सन भी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के समक्ष अपनी पिटीशन फाइल करके न्याय की मांग कर सकता है। यदि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना संभव ना हो या फिर व्यक्ति जाना ना चाहता हो, तो एक और रेमेडी आर्टिकल 226 संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत भी ये सेम अधिकार उसको प्राप्त है, जो कि समक्ष होंगे माननीय उच्च न्यायालय के, अर्थात हाई कोर्ट के। प्रत्येक हाई कोर्ट के सामने जाया जा सकता है उसकी ज्यूरिडिक्शन के अनुसार। तो ये हमारा कल का टॉपिक, मतलब ये जो टॉपिक है हमारा इस हफ्ते का, जो कल हमारी इस बारे में चर्चा हुई थी। अब इसके आगे देखते हैं, आर्टिकल 32A को खत्म कर दिया गया है। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 33, वो क्या कहता है। पावर टू पार्लियामेंट, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स। तो पार्लियामेंट मतलब जो हमारे देश की जो संसद है, जो भारत देश की संसद है, उसके पास ही इकलौती यह पावर है कि वो इन अधिकारों के लिए कोई भी कानून बना सकती है, या फिर कानून बनाने का अर्थ यहाँ पर है कि कानून, देखिए कोई भी कानून संविधान से ऊपर तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर जो अर्थ है वो ये कहा जा रहा है कि संविधान में यदि फेरबदल या उसमें चेंज लाने की या परिवर्तन करने की जरूरत है, तो वो संविधान के पार्लियामेंट के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन वो जो किया जाएगा वो भी हमारी संवैधानिक दृष्टि से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना संविधान को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जाएगा। तो साथियों, आगे का टॉपिक हम कल और फाइनल इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, कल आगे के इसमें आर्टिकल 34 और 32 के बारे में। अब आज हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, और मैं अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि कृपया करके आप अपने सवाल पूछें, यदि आपके कोई सवाल है तो प्लीज।
जी साथियों, हम अपना क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर सुन सकें और उनके ऊपर चर्चा कर सकें। जी साथियों, किसी का कोई सवाल प्लीज? जी रीता जी हेलो, नमस्ते। नमस्कार नमस्ते रीता जी। सर। हम सर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से बोल रहे हैं। जी तो सर ये जैसे हम ये जानना चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ था विवाहित लड़की का अपने पैतृक माँ बाप के पैतृक संपत्ति में हिस्से वाली बात में, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? मैडम, ये सर बहुत बड़ा। जैसे मेरी प्रॉब्लम ये है सर कि मेरे एक भाई हैं, 2 बहनें हम थे। तो भाई की जैसे ही शादी हुई वो अलग हो गए, माँ से हमसे कोई मतलब नहीं था। मेरी शादी हुई 2004 में। तो जैसे मेरी माँ अकेले रहती थी, उन्होंने किसी तरह मेरी शादी करी। मतलब खेत था, ये जब अम्मा खेत बेचने की बात होती थी तो ये सबको मना करते थे कि हम जो खेत लेगा उसको मारेंगे। फिर किसी तरह शादी हुई सर। तो हम अम्मा जैसे मेरी खंडहर घर में रहती थी, उनके लिए मैंने अम्मा के घर हिस्से की जमीन में उनके हिसाब से मंदिर और घर बनवाया। और सर इसी 22 फरवरी को 22 मतलब सन में 17 फरवरी को अचानक से खत्म हो गई। तो मेरे भाई ने क्या किया, वो घर रात में ताला तोड़ के वो घर पे कब्जा कर लिए हैं। तो सर अब जैसे तहसील में कहा जा रहा है कि विवाहित लड़की का कोई वो नहीं बनता है, मतलब उसका कोई ऐसा कोई रूल नहीं है। तो सर अब हम क्या करें, इसके लिए हम यही जानना चाह रहे थे आपसे। आप मैडम हिंदू हैं? जी हिंदू हैं सर। आपने जिससे शादी की है वो भी हिंदू है? जी वो भी हिंदू हैं। तो मैडम, और जो जिस प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी किसने खरीदी थी? आपके पिताजी ने, माताजी ने, या फिर उनके नहीं आपके दादा? खरीदी नहीं थी। जैसे बाबा, मेरे बाबा परबाबा सब ऐसे ही कोई बात नहीं, ट्रांसफर ठीक होते है हैं। ठीक है। तो लगभग कितनी जमीन होगी अभी आपके? नहीं अगर मैं कहूँ तो पैतृक। जिस वक्त, सुनो मैडम पहले मेरी सुनो, आप हम्म। जब आपकी माता जी खत्म हुई जी उस समय आपके माता जी के पास कितनी जमीन होगी सारी मिला के? लगभग 22 बीघे सर। 22 बीघा खेत और मतलब। आपके पिताजी कब चल बसे? सर वो सन 89 में वो एक्सपायर कर गए। 89 में? जी तो मैडम जब से आप क्या कर रहे थे? नहीं सर, तो हम लोग छोटे थे। जैसे हम 8 साल के रहे होंगे। तो अम्मा मेरी हम लोगों को पाली पोसी किसी तरह खर्चा। जब हम बड़े हुए सन मेरी 2004 में शादी हुई। तो मैडम तब एक मेरे काम भाई। कर, देखो अब मेरी बात सुनो, मैं आपको इन शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगर आप लिख सकते हो तो लिख लो। सन जी 2005 में ना एक कानून आया, हिंदू सक्सेशन एक्ट। जी हिंदू सक्सेशन एक्ट ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के माँ बाप उस दिन जिंदा थे, दो जिस दिन वो जी कानून लागू हुआ, तो वो डेट जी एक्चुअल में मुझे याद नहीं है लेकिन 2005 की बात है, ये कंफर्म है। जी तो उसके बाद से जो लड़कियों का उनकी पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार है। हाँ ठीक है, अब इस अधिकार को लेने के लिए, क्योंकि आपकी जो जमीन है वो एग्रीकल्चर जमीन है, जी ठीक है, उस एग्रीकल्चर जमीन के लिए आपको तहसील में ही मुकदमा फाइल करना होगा। जी। तो सूट सर जो उसपे अम्मा की जमीन है उसपे हमने आपत्ति लगाई, मतलब जब उन्होंने वरासत करा लिया तो उसके थ्रू विरासत नहीं करा हुआ? ली, विरासत कराया नहीं होगा, विरासत के लिए अर्जी दी होगी। जी जी जी। हाँ, तो तो आपने हो गई, आपत्ति लगाई। उनके नाम हो गई। तो मैडम फिर उस ऑर्डर को चैलेंज करो, हाई कोर्ट जाएगा वो ऑर्डर तो डायरेक्ट। अच्छा सर। जब आपके आपत्ति आपने लगाई, आपकी आपत्ति खारिज करके तहसीलदार ने उस ऑर्डर नहीं को। अभी खारिज नहीं हुई है सर, डेट पड़ी हुई है। तो मैडम एक देखो प्लीज, आप समझना जरा, एक आंसर दो, खारिज हो गई जी है या नहीं हुई है? नहीं आपने हुई है कहा सर। कि अभी खारिज हो गई है। नहीं खारिज नहीं हुई सर। फिर तो इसका मतलब वो पेंडिंग है नीचे अभी। जी अभी पेंडिंग है हाँ, तो सर। तहसीलदार के समक्ष जो आपने आपत्ति लगा रखी है ना, उस पर ध्यान रखो, उस पर अपने वकील साहब को, अगर आपने किया है तो ठीक है, नहीं उनके थ्रू उसका ध्यान जी रखो। यदि वो वहां से खारिज होती है, मतलब वो तो एप्लीकेशन तो आपके भाई साहब की होगी। आप कितने भाई बहन हो? सर हम 2 बहन 1 भाई हैं। हाँ, तो मैडम तीनों का बराबर का हिस्सा है इसके अंदर, ठीक है, 7 × 21 मतलब लगभग 7.25 बीघे एक आदमी को मिलेगी। जी जी सर।
ठीक है ना, तो आप उसमें आपत्ति लगा रखी है ना, आपको उसमें मिल जाएगा, वहां से हक मिलेगा हिंदू सक्सेशन एक्ट के थ्रू। आपने कोई वकील साहब हायर नहीं किए वहां पे? नहीं, हायर किए हैं सर, उन्हीं के थ्रू है। हाँ, तो फिर वकील साहब ने क्या कहा? नहीं, वो तो कह रहे हैं सर, लेकिन हमने ऐसे जाके तहसीलदार से बात मैडम करी। आप कुछ भी, एक बात बताओ, आप कुछ भी तहसीलदार से ऐसे ही पूछ लोगे, वो कुछ भी बोल देगा, ऐसा थोड़ी होता है। सारी की देखो, जो कानूनन कार्रवाई होती है वो सारी की सारी होती है लिखित में। क्या जी तहसीलदार जी। ने लिखित में आपकी अर्जी को नजरअंदाज किया है? नहीं किया। वो नहीं नहीं पेंडिंग नहीं है। सर। हाँ, नहीं तो सर। बिल्कुल, यदि उसको नजरअंदाज करके वो दाखिल खारिज कर देता है, आपके भाई जी साहब ने दाखिल खारिज लगाई होगी, आपके दोनों भाइयों ने, दोनों सॉरी जी। एक भाई ने, एक भाई ने। लेकिन हिस्सा दोनों को मिलेगा, आपकी दोनों बहनों को और आपके भाई साहब को। ठीक है, जी हिंदू जी सर। सक्सेशन एक्ट यही कहता है, बराबर के हिस्सेदार है, आपको 7.25 बीघे मिल जाएगी। जी जी, धन्यवाद आपने वो सर। ऑब्जेक्शन लगाया, वहां मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी उस केस को अच्छे से परस्यू करें। ठीक है, जी जी, धन्यवाद सर। थैंक यू मैडम। जी साथियों, किसी और का कोई सवाल प्लीज? हेलो जी हेलो, बताएं। जी सर, मैं एमपी मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है मैडम। सर, मुझे पूछना था, जैसे हमारा अभी कुछ जमीन का मैटर चल रहा है, 5-6 साल हो गए हैं। पड़ोसी ने जैसे आवास योजना का घर आया था तो वो हमको बनाने नहीं दे रहे हैं। तो हमारे पास तो वो सारे वो कागज जो भी है वो सब है। उसके बावजूद भी वो लोग दारू पी के झगड़े करते हैं। मतलब बहुत मारपीट वगैरह हो गई, तो क्या करना चाहिए? आपने अभी तक कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया सर, वो बहुत तो शराब पुलिस पी में के कंप्लेंट नाटक। करो मैडम, तो आप पुलिस में कंप्लेंट करो ना, ये आपका हक है। क्यों सर, नहीं करते पुलिस में कंप्लेन की है, पर है ना उनके जो तो मिलने जो मैडम जैसे। अभी मैंने आपसे ये बात पूछी कि आपने कुछ नहीं किया, तो आपने मना कर दिया जी हमने कुछ नहीं किया। पुलिस में कंप्लेंट की नहीं नहीं सर, आप पहले बात तो सुनिए। जैसे मैं कंप्लेन करवाने जाती हूँ ना, तो उनके फैमिली मेंबर वहाँ पे ये पुलिस थाने में, तो वो मेरी कंप्लेन ही दर्ज नहीं कर रहे। तो मैडम एक काम करो, अब मैं सिंपल बात बताता हूँ, आप एक किसी वकील साहब से मिलो, अच्छा। अपनी कंप्लेंट जो आपने की है उसको टाइप करा लो, जी जी। लीगल फॉर्मेट में टाइप करा लेना, थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट जी पड़ेगा उसका। ठीक है, जी। उस जी कंप्लेंट को टाइप करा के और स्पीड पोस्ट कर दो थानेदार को। जी। पर सर, हमने जैसे वो कोर्ट में भी दिया है, जमीन का जो मैटर हुआ वो कोर्ट में भी हमने दिया है, तो उसमें भी 5-6 साल हो गए, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। देखो मैडम, और ये लोग। मेरी बात सुनो, जो आपने सिविल का डिस्प्यूट कोर्ट में दे रखा वो तो सिविल कोर्ट देखेगी। ठीक है, जी जी। कोर्ट के अंदर तो हम कोई मतलब आपको कोई राय दे नहीं सकते। वो तो कोर्ट के अंदर क्या आपने एप्लीकेशन लगाई है या पिटीशन फाइल की है और क्या आपने प्रेयर की है, उसके अकॉर्डिंग कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन यदि जी कोई व्यक्ति आपके घर पे या घर के पास में जी। अगर हल्ला करता है, दारू पीता है, परेशान करता है, तो आपकी खुद एक वुमेन की लाइबिलिटी है 10। ये एकता मिश्रा मैडम है। मैडम वुमेन हेल्पलाइन कितना है? 1090। 1091। 1091, ठीक है। तो मैडम एक वुमेन हेल्पलाइन नंबर है 1091, तो आप डायरेक्ट जी 1091 पे फोन करें, जी वुमेन पुलिस आएगी वहां से, या फिर जी 112 नंबर पे फोन करें डायरेक्ट उसी टाइम जिस टाइम में झगड़ा हो रहा हो। तो वो जी फिर आपकी कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे, कंफर्म आपकी कंप्लेंट रजिस्टर की जाएगी, क्योंकि 112 नंबर की जो कॉल है ना, वो सेंट्रलाइज कॉल होती है और वो क्लोज होती है। जी जी। ठीक है, सर, उसके ऊपर मैंने मतलब एक बार ऐसा करने की कोशिश की, तो जैसे उस आदमी ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी, कपड़े वगैरह फाड़ दिए and बहुत सारी वो की। मैंने उसका वीडियो भी बना रखा है। तो मैं वहाँ पे कंप्लेन कराने जाती हूँ, तो वहाँ पे जमीन का मैटर है करके मुझे भगा देते हैं। तो अब मैडम आप क्या चाहती हो, मैं आऊं थाने में काम कराने? नहीं, मतलब मैं वो नहीं आप कह रही देखो हूँ। मैडम, नहीं रेखा जी, एक बात बताओ, एक एक करके आप अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो। मैंने आपसे यही पूछा कि आप मुझे ये बताएं कौन कौन सी रेमेडी आप अवेल कर चुके हैं। हमने कुछ नहीं किया, आप बस जमीन का है ना, तो हमने कोर्ट में दिया है, उसके मैडम अलावा मेरी कुछ बात नहीं सुनो, किया। देखो देखो मेरी बात सुनो, आप ना किसी अच्छे वकील साहब को हायर करो। मैं आपको जी बताता हूँ, अब मैं आपको ना ये बताता हूँ आपका अधिकार क्या है। ठीक है, मेरी जी बात जी सुनो, ये आपका अधिकार है कि यदि कोई भी व्यक्ति आपके साथ गलत भाषा का प्रयोग करता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, आपको छेड़ता है, आपकी मतलब इज्जत पे हाथ डालता है, ये नॉर्मल लैंग्वेज है, अगर हम कहें तो वुमेन्स मॉडेस्टी की बात जी आ जाती है, तो वो एक सेपरेट ऑफेंस है, उसका जी सिविल डिस्प्यूट से कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए आपको पुलिस के समक्ष कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए, और यदि
पुलिस उस कंप्लेंट पे काम नहीं करी, पहले तो पुलिस अगर आपकी कंप्लेंट ले ही नहीं रही तो आपको क्या, जो मैंने बताया 1091 पे फोन करना, उसके थ्रू आपकी जी कंप्लेंट जाएगी। अगर फिर भी जी रजिस्टर नहीं हो रही तो आप अपनी कंप्लेंट टाइप करा के एसएचओ को स्पीड पोस्ट कर दो। जी जब आप उसे स्पीड पोस्ट करोगे तो वो थाने में चली जाएगी जी और पुलिस को उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। और अगर अगर वो स्पीड पोस्ट पहुंचने के 10 दिनों के अंदर या 8 दिनों के अंदर एक्शन नहीं लेते तो आप कोर्ट चले जाओ। कोई आपके, अगर जी सोचो ना, एक आदमी, मतलब एक जिसे हम मैन कहते हैं, मर्द कहते हैं, अगर वो व्यक्ति किसी औरत को हाथ लगा दे तो ये तो मैडम बहुत बड़ा जुर्म हो गया अपने आप में। सर, वो कहते हैं कि शराब पी के ऐसा यूं हुआ तो क्या हो गया, इस तरह से मेरे से बदतमीजी करते पुलिस वाले भी। तो फिर अब मेरे को सर इन चीजों का नॉलेज नहीं है, बिल्कुल मैडम भी मैंने आइडिया। कहा ना, मैंने आपको 100 बातों हम्म। की एक बात कही कि आप किसी वकील साहब को हायर करें, वो आपको जी एक्चुअल बताएंगे कैसे क्या काम होगा। कंफर्म एफआईआर हो जाएगी इन केसों में। जी अगर आपके पास वीडियो है तो जी 100% एफआईआर होनी चाहिए। कितनी पुरानी बात है ये वीडियो की? सर, अभी जैसे मैंने ये ज्वाइन किया उसके 10-15 दिन ही हुए होंगे। मैडम दिन बता दो, मुझे नहीं पता ना आपने कब ज्वाइन किया। हाँ सर, मतलब मुझे इतना पता है कि दस चलो 15 दिन महीना हो बता गए दो। होंगे। आपको सर ज्वाइन किए मैंने 15? हाँ 15 दिन, 2-3 मीटिंग अटेंड कर ली मैंने आपकी। हाँ तो मैडम आप, सिंपल है, जो आपकी जो कंप्लेंट है ना उस कंप्लेंट को लिख टाइप करा के और स्पीड पोस्ट से भेज दो पुलिस स्टेशन। 8 दिन जी में अगर कुछ नहीं होता तो फिर आप उसकी रिसीविंग निकाल लेना। आप थोड़े पढ़े लिखे हैं? जी सर, 12th कर रखा है मैंने। हाँ तो आप जब देखो स्पीड पोस्ट करोगे ना तो आपको ना वो स्पीड पोस्ट का एक नंबर देंगे याद, पता है आपको एक पर्ची मिलती है स्पीड जी पोस्ट की। जी 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 तो सर। उसको ना 3 दिनों बाद ट्रैक कर लेना इंटरनेट पे, तो डिलीवरी रिपोर्ट आ जाएगी। उस डिलीवरी जी रिपोर्ट सर। से 10 दिनों के अंदर, ठीक है, उस जी डिलीवरी रिपोर्ट से 10 दिनों के अंदर पुलिस को काम करना चाहिए। और अगर पुलिस काम नहीं करती तो आप डायरेक्ट कोर्ट में अप्रोच करें इसके रिगार्डिंग। जी सर। सर जैसे मैं कोर्ट में उनके लिए उनके खिलाफ वो करती हूँ तो सर उसके पैसे लगते हैं क्या? हाँ मैडम, कोर्ट में अगर आप काम करोगे तो पैसा तो खर्च होगा, वकील साहब तो अपनी फीस लेंगे और खर्चे जी होंगे, टाइपिंग होगी, कोर्ट फीस लगेगी, हियरिंग चार्जेस लेंगे, तो वो तो मिले जी लगेगा ही लगेगा। क्या जी सर, वही पूछना था मुझे। वो तो देना पड़ेगा मैडम आपको। जी अगर जी आपकी स्टेट में फ्री लीगल एड सर्विस है तो आप वहां अपने कोर्ट में जाके पूछ सकते हैं, तो वो फ्री लीगल एड वाले भी काम कर सकते हैं आपके लिए, उसमें पैसा जी। नहीं देना, लेकिन वो आपको पता करना पड़ेगा। सर ये कुछ लोग इस तरह से डराते हैं ना कि तुम्हारे पास तो पैसा नहीं है, कोर्ट कचहरी के चक्कर कैसे काटोगे, ऐसा इस तरह से, इसलिए पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, आप कर सकते हो वहां पे। आप एक काम करना, जो आपकी सिविल कोर्ट है ना जहां पर ये मुकदमा लगेगा, वहां पर जाके जी ये पूछना कि क्या यहाँ पे महिलाओं को मुकदमा लड़ने के लिए सरकारी वकील दिए जाते हैं। जी अगर आप इस लाइन को लिखना चाहें तो ये लिखें कि क्या यहाँ पे फ्री लीगल एड की सर्विस मिलती है। जी सुन रहे हैं ना मेरी बात, भूलोगे तो जी नहीं? जी जी सर। जी हाँ तो सर। अगर फ्री लीगल एड की सर्विस वहां पे मिलती होगी तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वकील साहब दिए जाएंगे। और वो आपसे एक भी रुपया खर्चे का नहीं ले, फीस का नहीं लेंगे। जी आपको उन्हें फीस नहीं देगी, फीस नहीं देनी होगी, फीस जो है वो सरकार देगी। ठीक है मैडम? जी सर। जी तो इस सर। तरीके से आप फ्री में केस लड़ पाएंगे। जी सर। ठीक है, ये एक जघन्य जी अपराध है मैडम किसी भी आदमी का, चाहे उसने शराब पी रखी हो या ना पी रखी हो, लेकिन फिर भी उसको किसी औरत के ऊपर हाथ लगाना एक जघन्य अपराध है। सर, पर वो है ना, क्या है, पैसे गरीबी की वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, 5-6 सालों से ये चीजें सहन कर रही हूँ। मैडम देखो, और रोने मुझे से तो नहीं, रेखा जी प्लीज रोइए मत, रोना सॉल्यूशन नहीं है इस चीज का, रोना सॉल्यूशन नहीं है। अब मैंने सर ये मतलब किससे पूछूं क्या है यहाँ पे, मैं इस चीज के बारे में कुछ जानती नहीं हूँ, इसीलिए मैम के जरिए मैंने आप लोगों से नहीं बात नहीं, हुई कोई है। बात नहीं, आप एक काम करो, मैंने जो आपको कहा ना, स्पीड पोस्ट से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भेज दो पहले आप, ठीक है? जी सर। और जब वो काम नहीं करेंगे ना तो फिर हम अपनी संस्था की तरफ से भी एक कंप्लेंट भेजने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो जी देखते हैं सर। वहां से आपका जी काम हो जाए तो। ठीक है मैडम? जी सर। जी सर, चलिए, थैंक यू सर। वेलकम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। साथियों, किसी और का कोई सवाल प्लीज? जी साथियों, किसी और का कोई सवाल? क्या हुआ, सब शांत हो गए बिल्कुल?
चलिए देखिए, जैसे कि अभी मैं देख रहा हूं कोई भी हमसे कोई सवाल नहीं कर रहा है, तो इस जो हमारे बचे हुए 5 मिनट हैं, इसके लिए मैं अपने अपने सभी साथियों को एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, महिला होना कोई अपराध नहीं है, और ये बात बहुत बिल्कुल सच है कि हमारे देश के अंदर महिलाओं को एक कमजोर कड़ी माना जाता है, कमजोर माना जाता है। और यही शायद एक वजह है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार ज्यादा होते हैं, और आगे का तो मैं नहीं कहता कि होते रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे देश की कई अदालतों ने, चाहे वो उच्च न्यायालय हो या सुप्रीम कोर्ट हो, और हमारे देश की संविधान जो बना, संविधान के द्वारा पार्लियामेंट ने, और इसके साथ ही साथ जो हमारे देश की संसद है, उन्होंने कई कानून ऐसे पास किए पिछले हमारे आजादी के सालों में कि महिलाओं के ऊपर कम से कम अत्याचार हो सके। देखिए, किसी भी चीज को खत्म करना तो नामुमकिन सी बात होती है, लेकिन क्योंकि जो जुर्म है उसकी प्रवृत्ति जो है व्यक्ति के दिमाग से आती है, चाहे वो आदमी हो या औरत हो। अब चूंकि कानून जब से बनाया गया, जब से व्यक्ति समाज में रहने लगा, ये बहुत पुरानी बात है, अगर हम जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं, तो जब से व्यक्ति एक झुंड में रहने लगा, झुंड को समाज का नाम दिया गया, समाज में फिर रीति रिवाजों को लेके आया गया, उसके बाद हमें कानून और उन रीति रिवाजों का पालन करने के लिए कानून की आवश्यकता पड़ी। और जब कानून की आवश्यकता पड़ी तो वो धीरे धीरे जो हमारे कल्चर थे, जो रीतियां थी, उनको सरकारों और राजाओं के द्वारा उसको कानून में परिवर्तित कर दिया गया समय समय के अनुसार। तो जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि हमारे देश में महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार होते हैं, और यही वजह है कि हमारे देश की संसद को, पार्लियामेंट को, महिलाओं के हित के लिए अलग अलग कानून बनाने की बहुत आवश्यकता पड़ी। अब जैसा कि अभी रेखा जी ने कहा, हमने सुना कि एक व्यक्ति उनके पड़ोस में रहता है और वो उन्हीं की जमीन को बनाने नहीं दे रहा, और जब वो यदि कुछ करती हैं तो वो दारू पी के आता है और उनको छेड़ता है, छाड़ता है, जैसे उन्होंने भी बताया भी कि एक बार उनके कपड़े वपड़े भी फाड़ दिए। देखिए, मैं आप सभी महिला साथियों से यही कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल भी कमजोर नहीं हैं। सर्वप्रथम तो कानून आपके साथ है, इतनी बड़ी जुडिशरी, जजेस, पार्लियामेंट, कोर्ट, न्यायालय, ये सब आप लोगों के साथ हैं। और उसी के साथ ही अगर मैं कहूं तो हमारे देश में आज की डेट में 5,000 से ज्यादा एनजीओ बच्चों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए वुमेन हेल्पलाइन नंबर बनाया गया 1091, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया अपने इस वेबिनार में। यही वजह है कि जब औरतों के ऊपर अत्याचार होता था, या महिलाओं के या फिर लड़कियों के ऊपर जब अत्याचार होता था, या उनके साथ कोई जुर्म कारित होता था, तो पुलिस उसके ऊपर कार्य नहीं करती थी। जब यह मुद्दा उठ के एक जजमेंट, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ यूपी बिहार, हाँ जी, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जब ये सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी की जजमेंट में ये स्पेसिफिकली कहा, बिल्कुल क्लियर शब्दों में यह कहा गया कि पुलिस का जो कार्य है ना, वो प्राथमिक तौर पे सर्वप्रथम जो है वो ये है कि यदि उसके पास कोई कंप्लेंट आती है तो वो उसको रजिस्टर करे, उसके ऊपर छानबीन करनी है, उसके ऊपर अन्वेषण करना है, या फिर उस पर क्या करना है ये बाद में देखा जाएगा। सर्वप्रथम यदि वुमेन्स अगेंस्ट क्राइम किसी भी पुलिस की नॉलेज में आया है तो पुलिस का सबसे सर्वप्रथम यह कार्य है कि उसके ऊपर एफआईआर मतलब प्राथमिकी दर्ज की जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो हम ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की जजमेंट हमने खुद कई बार हमने देखा है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में,
जब पुलिस एफआईआर नहीं कर रही होती है तो हम ललिता कुमार की जजमेंट कोर्ट करते हैं, कोर्ट में आर्ग्यूमेंट में देते हैं, उनको आर्ग्यूमेंट करते हैं ललिता कुमारी की जजमेंट के ऊपर और कोर्ट हमें न्याय देती है। तो सर्वप्रथम मैं अपनी महिला साथियों से यही कहना चाहूंगा कि आपको डरना बंद करना होगा। देखिए, मुझे नहीं पता समाज में कोई आपको क्या कहता है, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, आपका रिश्तेदार हो, आपके घर वाले हो, चाहे पुलिस वाले हो। मैं आपको सर्वप्रथम ये बताना चाहता हूं कि आप बिल्कुल भी कमजोर नहीं हैं। जब तक व्यक्ति कमजोर है, जब तक उसने ये मान लिया कि मैं कमजोर हूं, आपको बिल्कुल भी ये नहीं मानना कि आप कमजोर हैं। कानून आपके साथ है, फिर हम आप लोगों के साथ हैं। यदि आपके साथ कोई भी अन्याय होता है तो हम अपने दृढ़ संकल्प से आपके साथ लड़ेंगे। ये हमारा प्रण है, चाहे हम एनजीओ के माध्यम से कहें, चाहे हम अपने पेशे के माध्यम से कहें, हम आप ही लोगों के लिए काम करते हैं, आपको न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि न्याय प्राप्त करने के लिए आपको पैसा खर्च करने की जरूरत है। हमारे देश में कई लीगल एड कमेटियां बनी हुई हैं जो कि सरकारी वकीलों को फ्री में मुहैया करवाती हैं, मुकदमे लड़ने के लिए, पिटीशन फाइल करने के लिए, आर्ग्यूमेंट करने के लिए, इन सब लीगल वर्क्स के लिए या कंप्लेंट ड्राफ्ट करने के लिए लीगल एड कमेटी बनी हुई है। वहां से लॉयर्स आपको मिलते हैं। तो इसके बारे में आपको अपने संबंधित न्यायालय में जाके ये बात पता करनी होगी कि क्या महिलाओं को यहाँ से फ्री में वकील साहब की सर्विस मिलती है, ये आपको वहीं से कंफर्म करना होगा। और मैं एक बार और आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल भी कमजोर नहीं है और किसी भी ऐसे व्यक्ति की बातों में आप बिल्कुल भी ना आए जिसे खुद कानून का ज्ञान नहीं है। देखिए, पता नहीं आपको कौन क्या समझाता है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप जब पुलिस स्टेशन में गए, उन्होंने कहा कि ये सिविल मुकदमा है, यदि आप वहां पर अवेयर होते, यही एक वजह है कि हम अपने इस एनजीओ के माध्यम से आप सभी के साथ वेबिनार करते हैं और आपको आपके अधिकारों से अवेयर कराते हैं और बताते हैं। देखिए, पुलिस कभी भी किसी कार्य को ना करने के लिए पल्ला नहीं झाड़ सकती अपनी बातों से, अपने कार्य से। देखिए, जब पुलिस को नौकरी मिली है तो उसका काम है, अगर उसकी नॉलेज में कोई जुर्म आता है तो वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे, मुकदमा दर्ज करे, चार्जशीट फाइल करे, ये पुलिस का काम है। अगर उसे लगता है कि ये जुर्म नहीं हुआ है तो वो उसको क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल करके बंद कर सकती है एफआईआर को। लेकिन सर्वप्रथम पुलिस को एफआईआर करना मैंडेटरी है वुमेन्स अगेंस्ट क्राइम में। अच्छा, एक और बात मैं महिला साथियों को बताना चाहता हूं जो मैंने अपनी वकालत के दिनों में पढ़ा, कि जो वुमेन्स अगेंस्ट क्राइम है, हमारा जो लॉ है, हमारा जो कहें संविधान है, या फिर हमारा जो आईपीसी का जो कानून है, तो कुछ महीनों बाद बदल जाएगा जैसे कि आप सभी जानते हैं, कि वुमेन्स अगेंस्ट क्राइम के पीछे जो स्ट्रेटजी है, जो कानून बनाने वालों की या कानून निर्माताओं की, संसद कह लो या फिर और किसी को कह लो, या फिर हमारे जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं या बेंचेस हैं, वो जो कानून बनाती हैं या फिर जो वर्डिक्ट पास करती हैं, उसके अनुसार वो नीचे की निचली अदालत के लिए कानून बन जाता है। कि किसी महिला ने सही कहा या गलत कहा, यह प्रूफ सामने वाले को करना है कि उसने सही कहा या गलत कहा। हमारा कानून ये कहता है कि कोई भी औरत, कोई भी लड़की, कोई भी बालिका, कोई भी कन्या, यहां पर अगर हम कहें तो फीमेल जेंडर, मतलब महिला जेंडर की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे कानून का ये मानना है कि कोई भी औरत अपने ऊपर, अपने चरित्र को लेकर गलत लांछन नहीं लगा सकती। अगर आप लोगों को कोई बात समझ ना आ रही हो तो प्लीज मुझे बता देना या मुझसे पूछ लेना। ये कानून का मानना है कि कोई भी औरत, देखिए अगर मैं एक एग्जांपल से कहूं तो कोई भी, मतलब अगर देखो, हर एक किसी इंसान की अपनी इज्जत है और औरतों की थोड़ी ज्यादा होती है, कि आप जानते हैं जैसा हम पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं, कि मतलब कोई भी औरत अपने घर के बाहर जाके क्यों हल्ला मचाएगी कि भाई मेरे कपड़े फाड़ दिए या मेरे यहाँ हाथ लगाया या मेरे वहां हाथ लगाया, कोई नहीं कहेगा ना, क्योंकि उसकी खुद की इज्जत है। तो महिला ऐसा कब कहेगी जब उसके साथ ऐसा सच में हुआ होगा। तो कानून का ये मानना है कि जब किसी औरत ने, किसी महिला ने, किसी स्त्री ने, किसी बालिका ने
अगर ये कंप्लेंट की है कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, तो उसको पुलिस को सच मानकर काम करना होगा। ये साबित करना अब सामने वाले पक्ष का काम है, जिसके ऊपर कंप्लेंट मतलब जिसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है कि उसने ये नहीं किया, ये उसका काम है। लेकिन देखो, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसका गलत इस्तेमाल हमको कभी नहीं करना है। कई बार ऐसा ना हो कि हम दुश्मनी निकालने के लिए किसी के ऊपर गलत बात कह दें, तो ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है। मैं इसके बिल्कुल भी ना मतलब पुरजोर विरोध करता हूं मैं इसका, कि आप कभी भी इसका गलत फायदा नहीं उठाएंगे। लेकिन हमारे कानून का जो मानना है वो यही है कि कोई भी व्यक्ति, मतलब महिलाओं की अगर बात करें, तो अपनी इज्जत के ऊपर कोई भी गलत लालछन नहीं लगाता है। इसलिए प्राथमिकी तौर पे, प्रारंभिक तौर पे उस बात को बिल्कुल सच माना जाएगा जो औरत ने कहा है। और यही एक रीजन है यही एक वजह है कि जब एक महिला कंप्लेंट फाइल करती है, तो उसके एफआईआर में कन्वर्ट होते ही पुलिस की ये सर्वप्रथम ड्यूटी होती है कि उस महिला को अपनी कस्टडी में, कस्टडी इन द सेंस अपने साथ लेके जाएंगे। कस्टडी में ऐसा नहीं हथकड़ी लगा के लेके जाएंगे, क्योंकि वो मुजरिम नहीं है, कंप्लेनेंट है वो, सॉरी मुलजिम नहीं है, कंप्लेनेंट है वो। उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 164 के तहत उसके बयान दर्ज कराए जाएंगे। उन बयानों की बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि देखो पुलिस के सामने तो कोई भी आदमी दबाव में बयान दे सकता है, कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा सकता है नहीं। इसीलिए वुमेन्स अगेंस्ट क्राइम में ये प्रोविजन रखा गया कि जैसे ही एफआईआर दर्ज होगी, पुलिस की सर्वप्रथम जो पुलिस का काम होगा वो होगा मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराना। समझे साथियों, आप बिल्कुल कमजोर नहीं है। इतनी बड़ी जुडिशरी, इतने सारे वकील और इतने सारे एनजीओ और उसके साथ के साथ कानून आप सभी के साथ में है। तो कृपया करके कभी भी किसी के बहकावे में ना आए कि आप ऐसा करेंगी कुछ नहीं होगा, ऐसा तो होता ही रहता है। नहीं, जुर्म जुर्म है। अगर कोई आपके साथ गलत करता है, उसको सजा मिलनी ही चाहिए, यही हमारा कानून कहता है। क्योंकि जब तक हम किसी व्यक्ति को एक जुर्म की सजा नहीं दिलवा पाएंगे, तो वो तो फिर किसी और के साथ भी ऐसा करेगा, या फिर तुम्हारे साथ दोबारा ऐसा करेगा। कहेगा ये तो कुछ करती नहीं है, कर दो। तो हमें जुर्म के खिलाफ लड़ना है, ना कि उसका साथ देना है, और रूमर्स से, मतलब अफवाहों से बच के रहना है। चलो, इसी के साथ साथियों मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगा और माफी चाहूंगा कि हमने आज एक और टॉपिक को डिस्कस किया। मुझे लगता है ये यूजफुल टॉपिक था, और जब स्टार्ट हो गया तो खत्म ही नहीं हुआ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। हम कल फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी वेबिनार में और इसी समय पर। बहुत बहुत धन्यवाद।